करते हैं एक देशी शोक, फटाफट पढ़ता हूँ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं चरक सूत्र 18 त्रिशोती अध्याय। इसमें हमने वातपित्त कफ और वात मतलब कफ से उत्पन्न शोक और शोक के उपद्रव, उनके लक्षण सभी पढ़ लिए थे। अब एक देशी शोध कितना है, तो ये लिखा 19 एक देशी शोध है, कितने 19। तो ऐसे सीक्वेंस आएगा, कफ की वजह से होने वाले कितने, पित्त की वजह से और वात की वजह से, ऐसे करके सीक्वेंस आएगा। शुरू के कफ के 4 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कफ के, फिर 1 2 3 4 और 5 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर तक कितने पित्त से उत्पन्न होने वाले। फिर 13 14 15 16 17 18 और 19, 18 तक क्या है, वातज, क्या है 18 तक वातज है। वैसे 17 तक, ये 18 में कुछ है नहीं ऐसा, तो ये 17 तक वातज है, बाकी एक फिर है, तो ये याद करना है। अब आया पहला उपजीविका, ठीक है। कुपित हुआ कब जिस व्यक्ति के जीवा मूल भाग में अपना स्थान बनाता है, उसके जीवा के मूल भाग में शीघ्र शोध उत्पन्न करता है। लिखा यश श्लेष्मा प्रकोपितम, आया ना, कफ दोष जीवा मूले अवतिष्ठते आशु संजनीयत शोथम जायते तस्य जायते अस्य उपजीविका। तो केवल मार्क करना जीवा मूल्य अवतिष्ठते, ठीक है, और कुछ मत याद करना, क्वेश्चन यही आएगा जीवा मूल किए या जीवा मूल्य अवतिष्ठते, कौन सा शो आंसर जाएगा उपजीविका, ठीक है। सभी में एक एक वर्ड ही है बस। अब आया क्या, गलशुंडी। गलशुंडी मतलब ऊला, यूला होता है ना वो। तो यस्य श्लेष्मा प्रकोपितम काकले अव्यवतिष्ठते, आया ना। काकल प्रदेश में होने वाली व्याधि कौन सी, तो आंसर जाएगा गलशुंडी, ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो यस्य श्लेष्मा प्रकोपितम काकले अव्यवतिष्ठते आशु संजय शुभम करोति गलशुंडी, बस बाकी सब सेम है। तो काकल प्रदेश वाला याद रखना, ब्रैकेट लगा लेना, काकले अव्यवतिष्ठते। फिर गले के बाहर जो होगा वो क्या होगा, गलगंड। यस्य यस्य श्लेष्मा प्रकोपितो गले बाह्य अवतिष्ठते, ब्रैकेट लगाना, गले बाह्य अवतिष्ठते, ब्रैकेट लगाना। फिर देखो गलगंड धीरे 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 बढ़ता है, लिखा है शन्ने संजने छोफम, धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए गलगंडोस जायते। तो गले के बाहर क्या, जिह्वा मूल में क्या, और काकल प्रदेश में क्या, और अंतर गले स्थित, तो ये 4 वर्ड है, 4 अलग अलग। फिर अगला आ गया तो गलग्रह। तो गलग्रह में क्या आएगा, ये चीज में बोल दूं, तिष्ठति अंतर गले, कहाँ पर, गले के अंदर स्थिर। तो अंतर गले स्थिर आशु, शोफ कौन सा शोफ है, गलग्रह, बस। तो याद रखना है, अंतर गले स्थिर शोफ कौन सा, गलग्रह। काकल प्रदेश में गलशुंडी, गले के बाहर बाह्य गल बाह्य तिष्ठति अवतिष्ठते तो गलगंड, और एक जीवा मूल्य अवतिष्ठते तो उपजीविका के अधिजीविका, कौन सा था, उपजीविका। ये हो गए कफज 4, ठीक है। और जो विसर्प, विसर्प में क्या होता है बताओ, त्वचा में और रक्त में फैलेगा, कहाँ फैलता है विसर्प, विसर्प कहाँ फैलेगा, त्वचा और रक्त में वो फैलेगा, इसीलिए क्या लिखा है देखो, इसीलिए वहां आएगा वो शोफ है ना, देखो है शोफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, लेकिन वो एक जगह स्टेबल नहीं है, वो चल रहा है, फैल रहा है, ठीक है ना। तो देखो लिखा है यस्य पित्तम प्रकोपितम, पित्त कहाँ पर, रक्त के सरक्त मतलब रक्त के साथ, त्वचम सरपति, रक्त के साथ कुपित होकर पित्त त्वचा में फैलता है। फिर शोथ सरागम, तो ये ब्रैकेट लगा लेना, सरक्तम त्वचि सरपति विसर्प, शोथम सरागम, फिर जनियत विसर्प, ठीक है। अब है पीड़िका, पीड़िका मतलब वो एक जगह रहेगी, ठीक है ना, पित्त की वजह से एक जगह, रक्त रक्त की वजह से त्वचा में स्थित रहती है, तो रक्त पित्त और त्वचा ये तीनों जाएगी। तो देखो यस्य पित्तम प्रकोपितम त्वचि सरक्ते अवतिष्ठते शोफम स रागम, शोफ के साथ राग, तो विसर्प में भी शोफ के साथ राग है, और पीड़िका में भी। अब देखो तिल काल पिपलू व्यंग नीलिका, ये सभी वर्ड मतलब त्वचा के अंदर कुपिते किस होते हैं, जैसे काले होते हैं, चपटे होते हैं, एलिवेटेड होते हैं। हमारे एम्स वाले पेपर में आया था व्यंग, व्यंग, ठीक है ना।
तो यस्य प्रकोपितं पित्तं शोणितं प्राप्यं शुष्यति तिलगापि प्लो व्यंग नीलिका दस्यायते, ये छोड़ देना। अब आ जाओ शंख। ये बताओ शंख नाम है तो कहाँ होगा इसका स्थान? लोकेलाइट संघ प्रदेश में। इसलिए क्या आएगा? यस्य पित्तम प्रकुपितम शंखयो अवतिष्ठते, शंख प्रदेश में पित्त कुपित होकर अवतिष्ठित हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? श्वेतु वो शोफ होगा, शंख को नाम देखो। इसलिए शोफ में क्या दोष है? वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। शोफ में कोई भी दोष हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए उसको नाम क्या बोला? शंख को नाम दारुणस तस्य जायते। और किसी के लिए नहीं आएगा दारुण। कौन सा शोफ है जो दारुण है? शंख, ठीक है, पित्त दोष है। अब आ जाओ कर्णमूलिक शोफ। यहाँ होता है कर्णमूल क्या है? मेस्ट्रुअल प्रोसेस, वो समझो। तो कर्णमूलिक शोफ मतलब मेस्ट्रुअल प्रोसेस। कर्णमूलिक शोफ कहाँ होता है? हमेशा सन्निपात ज्वर के अंत में होता है। कौन से ज्वर में? चरक में आएगा सन्निपातिक ज्वर के अंत में। सन्निपातिक ज्वर से अंते कर्णमूले सुदारुण, फिर शोध संजायते इनके एव प्रमुचित को एक बच पाता है। यस्य पित्तम प्रकोपितम कर्णमूले अवतिष्ठते, आ गया ना? ये इसका एक देशी का मतलब क्या है? अच्छा 19 एक देशी मतलब आपको 19 एक एक जगह बताई, 19 जगह बताई जाएगी, वो वहां वहां हो रहा है। एक देशी हो गया, 19 जगह याद है आपको? शोध याद है? तो प्रीतम प्रकोपितम कर्ण मूल्य तिष्ठते, कर्ण मूल में तिष्ठित हो जाएगा। फिर ज्वरांते दुर्जयो अंता है, वो ज्वर के अंत में। दुर्जय मतलब जिसकी चिकित्सा बहुत कठिन होती है, वो अंत है मतलब मारने वाला शोफ होता है। कौन सा? कर्णमूलिक शोफ, ठीक है ना? याद रखना असाध्य है वो। वहां लिखा है चरक में, क्या लिखा है कि सन्निपात ज्वर के बाद जो कर्णमूलिक शोथ होता है, उस शोथ से कोई एक व्यक्ति बच पाता है। मतलब लगभग सभी पेशेंट मर जाते हैं, कोई एक विरला कोई भी बच जाता है, वरना सभी तेन कश्चिदेव प्रमुचित सब मर जाते हैं। इसलिए सन्निपात ज्वर का कर्णमूलिक शोथ खतरनाक है। अगला है 13 प्लीहा। अब वातज। कफज खत्म हो गए 4, पित्तज खत्म हो गए कितने? 8, ठीक है ना? अब वातज। देखो वातज में देखो प्लीहा सबसे पहले बढ़ रहा है। प्लीहा जैसे प्लीहा बढ़ती है वाम पाश में, हम पाल्पेट करते हैं, बाई मैनुअल पाल्पेट करते हैं ना प्लीहा का, यूं करके। आपने अगर ओपीडी आईपीडी में किया होगा तो बाई मैनुअल पाल्पेशन होता है प्लीहा का। और प्लीहा किस साइड बढ़ती है? अम्लाइकस की तरफ बढ़ती है। तो वो जब बढ़ती है अम्लाइकस की तरफ बढ़ती है। तो वात प्लीहा वृद्धे कुपितो यस्य तिष्ठति शन्य शन्य परिदुदम पार्श्व प्लीहा तस्य विवते। क्वेश्चन आएगा प्लीहा की वृद्धि किधर होती है? पार्श्व में होती है, ठीक है। देखो लिखा है चरक चिकित्सा स्थान में वाम पार्श्वे स्थित प्लीहाच्युतम स्थानात् प्रवर्तते, ठीक है ना? तो ये स्क्रीन में लिखी कंडीशन। और 19 नंबर गुल्म। गुल्म क्या है? वात का पिंड, एक तरह का शोक है ना? तो यस्य वायु प्रकोपितम गुल्म स्थान है। गुल्म क्या स्थान? अब आप सोचना है गुल्म क्या स्थान है? कितने स्थान है? 6 या 5? 5 स्थान है, 6? हाँ। कौन 5 स्थानों में गुल्म होगा? और गुल्म के समान चिकित्सा किसकी आ रही थी अभी पहले? किस व्याधि में गुल्म के समान चिकित्सा बताई थी चरक ने? वाओ, वाओ, शाबाश, वेरी गुड। पढ़ाई नहीं कर रहे। यस्य वायु प्रकोपितम शोभ शूल करश्चन वंशनाद वृषणो याति। क्या बोल रहा है वो गुलमन देख लेना। शोफम सशूलम जनयति गुल्म तस्य उपजायते, शोफ के साथ शूल होना। कौन सा? गुल्म का। फिर वृत्ति रोग। देखो वायु प्रकोपितम शोभ शूल करश्चन, शोभ को शूल करते हुए वंशनाद वृषणो याति वृद्धि, वंशन और वृषण के अंदर वृद्धि हो जाती है, मतलब बड़े हो जाते हैं, तो वो प्राप्त होती है, इसलिए वो वृद्धि है। तो वात वृद्धि, आंत वृद्धि, मूत्र वृद्धि ऐसे लक्षण आएंगे। हाइड्रोसील वेरिकोसील ये सभी वात की वजह से होते हैं। जब किसी को हाइड्रोसील वेरिकोसील हो तो उसमें वात ही कारण होता है, ठीक है। जिम करने वालों को वेरिकोसील हो जाता है।
31 उदर रोग। यस्य वात प्रकोपितस्त्वक मांसांतरम आश्रितम शोथ संजनयेत कुक्षी उदरम तस्य जायते। तो उदर रोग में शोफ कहाँ से होगा? त्वक मांस के बीच में होगा, ये पता है, ठीक है ना। उदर रोग में भी शोफ होता है, बॉडी में फूल जाता है ना पेट, इसलिए उसको उदर बोला, क्योंकि कुक्षी में उदर हो रहा है, एक कुक्षी में शोफ हो रहा है। यस्य वात प्रकोपितम कुक्षी माश्रित, ये भी कुक्षी माश्रित है, लेकिन आना वाली बात न ऊपर जाती है न नीचे जाती है, समझ गए, एक जगह स्थिर हो जाती है। तो लिखा यस्य वात प्रकोपितम कुक्षी माश्रित तिष्ठति न अधो व्रजति न न अपि ऊर्ध्वम आनास्तस्य, न ऊपर जाती न नीचे जाती, उसी को आना बोले। उत्सेद अधिमांस, तो भी उठाव या उत्सेद होने से सामान्य रूप से होता है, इसलिए इसे शोध संज्ञा कर रही है। तो ये उच्ची शोफ में ही आएंगे, ठीक है। अब आया लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वात पित्त कफा, कफा यस्य युगपद कुपितास्त्रय, युगपद मतलब यानी फरीन कहाँ गई क्लास की? अरे वाह, क्या बात है, मेरे साथ है। वही ना, अच्छी बात है। वात पित्त कफा यस्य युगपद कुपितास्त्रय जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ति। अच्छा बताओ, अभी पहले नंबर पे क्या था? जीवा मूल्य अवतिष्ठते, क्या फर्क है? क्या फर्क है? जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ते और अवतिष्ठते, याद रखना, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं, एक न का फर्क है, क्योंकि वहां केवल क्या था? कफ था, यहाँ पर तीनों दोष है, इसलिए जीवामूल्य और तिष्ठन्ते विदहंतम समुचिता जनयन्ति प्रचम शोभ वेदना से पृथक विदातम शीघ्र गायन रोहिणी की। अब आ जाओ ब्रैकेट लगाना। तो ये मार्क कर लिया, जीवामूल्य अवतिष्ठते बात पिस कफास्त्रय यकुपितास्त्रय, ठीक है ना। त्रिरात्रम परम तस्य जंतु और भवति जीवितम, बहुत इंपॉर्टेंट कि 3 रात तक, अगर 3 रात्रि तक रोगी बच जाता है, 3 रात तक वेट करो, और अगर उसके बाद बच जाता है तब उसकी चिकित्सा करो ना, वो मर जाएगा, ठीक है। तो परम अवधि, और यदि कुशल चिकित्सक द्वारा चिकित्सा करी जाए तो ये रोग अच्छा भी हो जाता है, और कुशल चिकित्सक होना बहुत जरूरी है। अब आया साध्यता, असाध्यता, पहले कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा प्रीति? साध्यता असाध्यता, याद आ गया क्या? चलो, अब मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पढ़ना है ना, ये आपकी क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लिखा साध्यता साध्यता विकार नाम समस्या, भाई विकारों को क्या नाम दे? अरे आजकल एक सीरियल चलता है ना, इस प्यार को क्या नाम दूं, है? कुछ भी बोल देते हैं वो तो, उनका उनको तो एक लाइन से सीरियल बना देते हैं वो तो आयुर्वेद वाला बोलेगा मैं इस व्याधि को क्या नाम दूं? समस्या तो उसके लिए भी है और हमारे लिए भी एक समस्या, दोनों तरफ। तो समस्या का हल यहाँ लिखा है, उधर उनका हल नहीं है, इधर तो नाम दे वो नहीं करो। ये सबसे पहले इस प्यार को क्या नाम दूं, लता जी ने कहा था, लता जी ने एक गाने में कहा था,
किसी को याद होगा? चलो, तो इस व्याधि को मैं क्या नाम दूं? समस्या है। पहले तो पता तो चल जाएगी व्याधि क्या है। तो आपको पता क्या चलना चाहिए? क्या पता चलना जरूरी है? वात पित्त कफ। क्या? वात पित्त कफ। अगर वो पता चल गया तो व्याधि नाम जाए बाढ़ में। व्याधि का नाम जाए बाढ़ में। बाढ़ कहाँ पर है? बाढ़ कहाँ है? अरे सूत आयो। बाढ़। बाढ़ कहाँ है? गुजरात में। इसीलिए तो मैंने गुजराती में बोला। શું કરે છે? હવે આ જાઓ. આપણું બરાબર કામ કરે છે. आ जाओ. बराबर. तो साध्यस्य अपरे संति ही एवं विधा रोगा साध्य दारुण संता ये हन्यु रूप क्रांता मिथ्याचारण व पुनसिद्ध्यस्य अपरे संति व्याधियो मधु समता यत्न करत येषु कर्म सिद्धि असंचय. इतना अच्छी लाइन है नहीं, तो आप समझना है इसको, सिर्फ रटना नहीं है। ये समझ लिए तो फिर इसको कभी याद करने की ना पढ़ने की जरूरत है। देखिए, इस प्रकार के और भी भयंकर रोग है। किस प्रकार के? जो ये शोध बताया ना 19 और अभी तक व्याधियां बताई जो आगे की, उस प्रकार से और भी बहुत सारे रोग है, ठीक है ना, जो बहुत भयंकर है, जो साध्य है। भयंकर है लेकिन कैसे? साध्य है, परंतु समय पर उनकी चिकित्सा नहीं करने। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पहला है समय पर चिकित्सा नहीं कर रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मिथ्या आहार विहार कर रहा है, अपत्य कर रहा है। अरे कोई मुझे क्या होगा, अरे मैं तो, बोलते हैं ना कुछ लोग, अरे बड़ा खतरनाक बोलते हैं, अरे मैं तो इतने साल से ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, कहने की बातें सब। और पता पड़ा 2 साल बाद वो स्वाहा हो गया। भाई गांव जाते हैं और पता पड़ा 2 साल बाद वो स्वाहा हो गया। भाई अचानक क्या हो गया इसको? पता नहीं क्या हुआ यार, अच्छा खासा खा पी रहा था। अरे खा पी अंदर से रहा था कि बाहर से रहा था? अंदर से तो खत्म था। तो लुढ़क जाते हैं 2-4 साल बाद वो लोग अचानक। चलो, तो मिथ्या आहार व्यर्थ करने से रोगी को मार डालता है। तो 2 वजह से, एक तो अपनी डिजीज को सही से, मतलब उसको ध्यान नहीं रखेगा, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेगा, या फिर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। दूसरा क्या करेगा? एक मिथ्या आहार व्यर्थ खाने भी इसे खाएगा अनाप शनाप, जबकि उसको पथ्य पे रहना पड़ेगा, तो वो नहीं करेगा। और ऐसी लाइन पढ़ी थी ना हमने, अणु ही भूतवा रोगा, अणु ही प्रथम भूतवा रोगा पश्चात विवर्धते स जात मूलो। तो वो वहां बोल रहा है कि पहले व्याधि तो छोटी सी होती है। मैंने वो उस दिन उदाहरण नहीं बताया था क्या? कई लोग बोलते हैं कि साहब मैं तो 6 महीने से कुछ नहीं खा रहा, सब सही खा कर रहा हूँ, फिर भी मेरी व्याधि सही क्यों नहीं हो रही? तो बताया था ना उस दिन एग्जाम्पल। लोग बोलते हैं ऐसा कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि वो व्याधि का अनुबंध हो गया है, दीर्घ काला अनुबंधी व्याधि हो गई है। वो तो शरीर के साथ अनुबंध हो गया, फिर आप पत्ती करो कुछ भी करो नहीं जाएगी, वो इतनी आसानी से नहीं जाती। और लोगों का ये बड़ा खतरनाक सवाल होता है। मेरे को ओपीडी में लगभग हर 10 में से एक पेशेंट पूछ लेता था, अब तो मैं कुछ नहीं खा रहा 2 महीने से, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? तो भाई बैठ गई, मैं बोलूंगा तुम्हारे शरीर में व्याधि जम गई, बीमारी तुम्हारे शरीर में सेट हो गई, अब वो सेट हो गई, उसको हटाना पड़ेगा। तुम्हारा खाना सेट होने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखा है? मार डालता है। इसके अपोजिट, इसके सब अपोजिट क्या लिखा है? दूसरे रोग है जो मृदु और साध्य है। यही व्याधि है, मृदु और साध्य है, और जिसमें यत्न पूर्वक, मतलब आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, या फिर बिना यत्न किए उसको बोला कि चल ये पानी पी लेना गर्म करके, ये मेडिसिन खा लेना एक दिन में 5-4 बार, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। तो उसके अपोजिट है ना, यत्न पूर्वक या फिर बिना किसी यत्न की चिकित्सा की जाए तो अवश्य बच जाता है। तो ये 2 कंडीशन है, इग्नोर किया, मिथ्यार में किया, मर जाएगा। और आपने थोड़ी सी दवाई दी, अल्प यत्न किया, 1-2 मेडिसिन दे दी, ठीक हो गया। तो ये दोनों चलता है। इसीलिए अब आ जाओ और भी। देखो लिखा असाध्यस्य आपरे सन्ति व्याधश्च याप्य संगीता सुसाध्य सुसाध्यो अपि कृतं येषु कर्म यात्राकरं भवेत् सन्ति चापि अपरे
रोगा येषु कर्म न सिद्ध्यति अपि यत्न मार्क मत करना, यहाँ मार्क नहीं करना। यत्न कृत बल बाले न तान विद्वानम वाचरेत साध्यश्च एव अपि असाध्यश्च व्याधियो द्विविध स्मृता। व्याधि दो प्रकार की होती है ना, साध्य होती है और एक असाध्य होती है। फिर वो दोनों दो दो भेद होता है। साध्य के दो भेद होते हैं, सुख साध्य और प्रतिसाध्य, और असाध्य के याप्य और अनुक्रम या फिर प्रत्याख्य, यही होता है ना। तो ये लिखा फिर मृदु दारुण भेदेन भवति चतुर्धा, इसीलिए मृदु दारुण भेद से कितने प्रकार की, इसलिए वहां विमान स्थान में आएगा। मृदु दारुण भेद से विमानिक आता है ना, विमानिक ए रोगानिक, मृदु दारुण भेद से रोगानिक आता है क्या? रोगों का समूह, अरे रोगों का मतलब व्याधियों का समूह, दो ही तो तरह से होता है मृदु दारुण भेद से। क्या? साध्य साध्य, राइट और रॉन्ग। चरक विमान 6 बार विमानिक में आता है, रोगानिक में सॉरी विमानिक क्या। तो ये तो मृदु दारुण भेदेन ते भवन्ति चतुर्विध। तो पुनः वे साध्य और असाध्य व्याधियां मृदु और दारुण भेद से दो प्रकार की होती है, होकर 4 प्रकार की होती है। हो गई ना 4, सुख साध्य, रज साध्य या फिर अनुक्रम या प्रत्येक। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट असंख्य व्याधियां। ऊपर देखो हेडिंग पढ़ लेना, व्याधि साध्य असाध्य मृदु दारुण। मृदु दारुण, मृदु का मतलब क्या? सुख साध्य में एक मृदु है एक दारुण है, और असाध्य में एक, साध्य में भी एक मृदु दारुण है और एक असाध्य में मृदु दारुण है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है वो। मतलब दोनों के अंदर दो प्रकार की कैटेगरी। फिर लिखा है देखो यहाँ, त एव अपरिसंख्यया विद्यमाना भवन्ति हि रुजावर्ण, किस किस वजह से? रुजावर्ण समुत्थान संस्थान, फिर नामानि नामाभि व्यवस्थाकरण कारणम तेषां स्थान स्थूल स्थूलेषु संग्रह तथा प्रकृति सामान्य विकारेषु दृश्यते। तो ये बोल रहा है यहाँ दो प्रकार के रोग साध्य और असाध्य बताकर पुनः मृदु दारुण भेद से 4 बताएं, फिर वही व्याधियां। अब बोल रहा है कि भाई आपको यहाँ तो इतना सा बता दे, लेकिन वो व्याधियां, वेदना, अलग अलग तरह का पैटर्न पेन का, फिर वर्ण अलग अलग कलर से, निदान असंख्य निदान है, असंख्य। फिर स्थान, व्याधि का स्थान मतलब अधिष्ठान क्या है, स्रोतस क्या है, वो रोग मार्ग क्या है। फिर लक्षण, अलग अलग व्याधि के अलग अलग लक्षण उस भेद से, और उसके नाम भेद से वो असंख्य हो जाती है। इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? असंख्य कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो असंख्य होती है, पर सभी की गणना करना और उसको लिखना असंभव है। सही बात है, सभी को गणना कर ही नहीं सकते और सभी को, इसलिए कोविड को किसमें बोल दिया? हमारे ज्वर में बोल दिया। इसलिए स्थूल रूप से चिकित्सा करने पर उनका संग्रह किया गया है। स्थूल रूप से मतलब ब्रॉडली, आपने देख लिया ये बात की वजह से, ये की वजह से, कब की वजह से, बस ब्रॉड टर्म कि हाँ आपको स्थूल रूप से देखना है, चिकित्सा करनी, बात करते हैं। अब कोविड आया तो भी ज्वर की चिकित्सा कर रही है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। मिजल्स हुआ तो भी, टाइफाइड हुआ तो भी ऐसे, या फिर न्यूमोनिया हुआ तो भी, ऐसे करके ज्वर की चिकित्सा ही चल रही है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत आया इंपॉर्टेंट, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट की दूसरे नंबर तीसरे नंबर की पॉइंट। सभी रोगों का नाम कठिन, नाम मतलब निदान, मतलब उसका डायग्नोसिस करना कठिन है सभी रोगों का। सभी रोगों का डायग्नोसिस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि हाँ इसको ये व्याधि है, डायग्नोसिस मतलब ये। तो देखो लिखा, इसलिए बोला विकार नाम अकुशलो, क्या है? विकार नाम में अकुशल कोई भी है तो उसको लज्जित नहीं होना है, न जियात कदाचन, कभी भी लज्जित नहीं होना है या रिग्रेट फील नहीं करना है। क्योंकि न ही सर्व विकारा नाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थित, निश्चित रूप से सभी विकारों का नाम संभव नहीं है, ध्रुवा बोला। तो इसलिए ये श्लोक याद करना है आपको। किस किस को याद है ये? विकार नाम कुछ लो न जी याद कदाचन, न ही सर्व विकार नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति, ये याद करना है श्लोक, ठीक है। अब अगला आ जाओ, एक तो मार्क मत करना, पहला श्लोक मार्क कर लेना पूरा। विकार नाम कुछ लो नहीं चाहिए, रेफरेंस भी पूछूंगा मैं, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। समुत्थान विशेष क्या बोल रहा है? स एक कुपितो, स मतलब कौन यहाँ पर? स वो व्याधियां, वो रोग, ठीक है ना, अरे वही विकार। तो स एव कुपितो दोष, समुत्थान विशेष, दोष और समुत्थान, समुत्थान का मतलब क्या?
निदान। तो निदान और दोष, इस एक लाइन आएगी, ई खलु निदान दोष दुष्ट विशेषा भाव भाव प्रति विशेषा भवंती। कहाँ आता है बताओ? वेरी गुड, तो ये आता है। तो वहां भी तो बोलेगा कि निदान दोष समुत्थान विशेष, समुत्थान का मतलब निदान, और उसके विशेष मतलब जैसे कोई ऐसा निदान है जो केवल वात को बढ़ा रहा है, केवल वात को कुपित कर रहा है, केवल पित्त को कर रहा है, केवल को कफ कर रहा है, वो निदान स्पेसिफिक दोष को बढ़ा रहा है, वो निदान विशेष हो गया। फिर समुत्थान विशेष, सॉरी स्थानांतर गति जनंती आमान, और वो अलग अलग जगह स्थान में जाकर अलग अलग व्याधियां करेगा, यही है। तो अतः रोग की प्रकृति अवधि और समुत्थान को जानकर चिकित्सा करेगा। इसलिए लिखा है कि वे कुपित दोष कारण की भिन्नता से भिन्न भिन्न रोग भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर, स्थान मतलब या स्थान क्यों बोला, लिखा ना स्थानांतर, स्थान मतलब अलग अलग स्रोतस की व्याधियां सुनी, अलग अलग रोग मार्ग की व्याधियां पता है आपको, स्रोतस वही रोग मार्ग अलग अलग, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, ये श्लोक याद करना है, श्लोक नंबर 46 यू शुड लर्न। तस्मात विकार प्रकृति, इसकी प्रकृति, इसका नेचर समझना है, व्याधि का नेचर, कि व्याधि का नेचर क्या है। तस्मात विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणी, व्याधि का अधिष्ठान किस जगह शरीर में, ठीक है ना, मतलब वो किस रोग मार्ग का या किस अधिष्ठान का है। फिर समुत्थान विशेष मतलब निदान विशेष, समुत्थान किसका पर्याय है, समुत्थान निदान। विशेषांश बुद्धवा, बुद्धवा मतलब जानकर, कर्म समाचरे, कर्म का प्रारंभ करना है। कौन सा कर्म, कर्म मतलब कौन सा कर्म, चिकित्सा कर्म, ठीक है ना, उसका प्रारंभ करना चाहिए। इसका मतलब तो इस चीज में एक साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है कि जब तक आप विकार की प्रकृति नहीं जानते, आपके पास पेशेंट आ गया, विकार की प्रकृति नहीं पता आपको, व्याधि का अधिष्ठान नहीं पता, और व्याधि का निदान मतलब समुत्थान नहीं पता, तब तक आप उसको मेडिसिन देने के लायक नहीं, आप डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन लोग शान से लिखते हैं ना, पेशेंट आया, सुनते ही नहीं है, पेशेंट ने बोलना शुरू किया उससे पहले तो उनका पेन शुरू हो जाता है, मैंने देखा है। पेशेंट बोलना शुरू करेगा उसके साथ उनका पेन शुरू हो जाता है मेडिसिन लिखना, मतलब पता नहीं क्या ही, तो मेडिसिन बड़ी सोच करेगी। इसलिए याद रखना, तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान प्राणी च समुत्थान विशेषाच्च बुद्ध्वा, विशेषाच्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्। फिर यो ही एतत् त्रितयम्, ठीक है ना, क्या है, तो यो ही एतत् त्रितयम् ज्ञात्वा कर्माणि आरभते, इनको जानकर ही कर्माणि मतलब बहुवचन, कर्माणि मतलब चिकित्सा कर्म, शोधन शमन लंघन, जो भी चिकित्सा कर्म बताएं, षड्विध क्रम, उन सभी कर्मों का आरंभ कब करना है, इन तीनों को जानकर। इन तीनों में हेतु लिंगोशद आ गया क्या, हेतु आ गया कि हेतु और लिंग, देखो समुत्थान आ गया, फिर विकार की प्रकृति आ गई, फिर अधिष्ठान आ गया व्याधि का, तो सब कुछ आ गया इसमें, कि आपको दोष पता चल गया, विकार की प्रकृति पता चल गई, आपको अधिष्ठान व्याधि का स्थान पता चल गया, और व्याधि के निदान पता चल गया। अब क्या बचा, अब तो जो चिकित्सा करनी है वो कैसी होनी चाहिए, निदान के विपरीत, व्याधि के विपरीत, बस, या फिर दोनों के विपरीत। और क्या चिकित्सा है बताओ तीसरी, और कोई चिकित्सा है क्या, या तो व्याधि विपरीत होगी, या हेतु विपरीत होगी, या दोनों की विपरीत होगी, और कोई चिकित्सा नहीं, या फिर विपरीतार्थकारी होगी, बस, और कोई चिकित्सा नहीं। इसके अलावा आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसके अलावा आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप किसी भी व्याधि में कोई भी मेडिसिन दोगे तो यह मेडिसिन उस हेतु के विपरीत काम करेगी, या उस व्याधि के विपरीत काम करेगी, या दोनों के विपरीत काम करेगी, या फिर विपरीतार्थकारी होगी। इसके अलावा आयुर्वेद में कोई मेडिसिन नहीं, फंक्शन नहीं। अब आ जाओ, इसीलिए लिखा है कर्म आरभते बेशक ज्ञान पूर्वम, बेशक को ज्ञान पूर्वम मतलब ज्ञान को पहले करना है, नॉलेज को पहले गेन करना है। यथा न्यायम, यथा न्यायम का मतलब कैसे भी ट्रीटमेंट करेगा वो, फिर जैसे उसको करना होगा, जैसे भी वो ट्रीटमेंट करना होगा वो करेगा,
और कर्मसु न मुह्यति, वो कर्म में मोह को प्राप्त नहीं होगा, मतलब चिकित्सा में फेल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो ट्रीटमेंट करने में कभी फेल नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट कर पाएगा। किसका? किसी भी व्याधि का, क्योंकि नाम करने से कोई मतलब नहीं उसको नाम से कोई मतलब नहीं है। उसको प्रकृति, विकार की प्रकृति पता चल गई, समुत्थान पता चल गया, अधिष्ठान पता चल गया, बस बात खत्म, शुरू हो जाओ। और वही परफेक्ट वैद्य है। अब बोला देखो क्यों ऐसा, क्यों बोला कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिए कि विकार प्रकृति अधिष्ठान? क्योंकि दोष ही होते हैं जो आपको ज्ञातव्य होते हैं, मतलब जिनको हम पता कर सकते हैं। कि दोष ही होते हैं जो व्याधि की उत्पत्ति में कारण है, और उन्हीं को हम जानकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं जान सकते। तो लिखा नित्या मतलब हमेशा, प्राणव्रता, प्राणव्रता मतलब प्राणधारी या जीवित व्यक्ति, प्राणी, देहे वात आश्रय, तो प्राणियों की देह में विकृतावस्था में अथवा समावस्था में वात पित्त कफ तीनों सदा रहते हैं। सदा क्यों? वात पित्त कफ सदा क्यों रहेगा? दो ही अवस्थाएं रहेगी ना दोषों की, या तो वो क्या रहेगा, सम रहेगा। अरे विकृति और प्राकृत गति, दोष की दो गतियां थी ना, प्राकृत गति विकृत गति। प्राकृत गति में सम रहेगा और विकृत गति में क्षय या मृत्यु होगी। तो देखो लिखा है, इसीलिए विकृता प्रकृतिस्थ आ गया ना, कि वो विकृत होंगे या फिर प्रकृतिस्थ होंगे। वातान उच्चेत पंडित, और जो इनको जानता है विकृत अवस्था को और प्राकृत अवस्था को, दोषों की, वो पंडित है, मतलब विद्वान है। ठीक है ना, आयुर्वेद का विद्वान है। या फिर उसको उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसको जान मतलब उसको प्रयत्न करना चाहिए। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आया कि जो प्राकृत दोष है, यहाँ लिखा ना प्रकृतिस्थ था, तो ये प्रकृतिस्थ दोष वात पित्त कफ, इनके फंक्शन क्या है? तो पहला है वात का फंक्शन। अच्छा, हमने चरक सूत्र 17 में सबसे पहले किसका फंक्शन पढ़ा था? पित्त का, फिर कफ का, फिर वात का। यहाँ वात आएगा पहले, क्योंकि सीक्वेंस क्या चल रहा है इस चैप्टर में, वात पित्त कफ चल रहा है। तो यहाँ आया पहला कर्मवाद का, अविकारवाद का कार्य, मतलब शरीर में अविकृत मतलब प्राकृतवाद का कार्य। तो ये प्राकृतवाद शरीर में क्या करेगी? यही यही लाइन कहाँ आती है वाग्भट में? आते ना, तम चल उच्छ्वास निश्वास चेष्टा गति, आती है ना। हाँ, तो यही लाइन अष्टांग हृदय सूत्र 11 में आएगी, तीनों लाइन है। तो वहां यही आएगा, उच्छ्वाहो। कल किसने पूछा था उच्छ्वास और निश्वास में कंफ्यूजन होता है? मुस्कान ने, मौका ने नहीं, मौका ने थोड़ी पूछा था, मौका ने पूछा था, मौका का तो दिखा दिया ना। तो दिख गया ना उच्छ्वास क्या है, निश्वास क्या है। उच्छ्वास का मतलब श्वास का बाहर आना, और निश्वास का मतलब श्वास का अंदर जाना। तो उत्साह, उत्साह का बेसिक मीनिंग कोई बताएगा? किसी भी कार्य करने की इच्छा होना। क्या? किसी भी कार्य को करने की इच्छा होना क्या है? उत्साह है। उसके अलावा अरे इच्छा नहीं होती तो बोलेगा नहीं यार मेरी इच्छा नहीं, मेरा मन नहीं है, वो उत्साह ही नहीं है उसमें। जैसे आज मैं बोल दूं शाम को भी क्लास है, आप लोग क्या बोलोगे? नहीं, नहीं हो सकता, असंभव। उत्साह नहीं है। फिर बोलेंगे बगावत एक जंग है ना। अरे नहीं, कुछ भी हो जाए क्लास नहीं मिलेगी। उच्छ्वाहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा, धातु गति, धातुओं की गति तो किसकी वजह से होती है? वायु की वजह से होती है। समा, और धातुओं की समगति, और धातुओं को सम रखना, धातुओं की गति सम होना और उसको सम रखना। फिर समो मोक्षो, और मलमूत्र की प्रवृत्ति सम होना। गति मता, और गतिमान मल दो क्या, मलमूत्र पुरुष या गतिमान मलों की गति सही से होना या उनको सही से बाहर निकालना। इसलिए लिखा है कि प्रवर्त वेगों की गति, या प्रवर्त या गतिशील मलमूत्र आदि वेगों को बाहर निकालना। ये हो गया सम मोक्षो गतिमता वायो कर्म अविकारजम, अविकृत वाद का कर्म। अब आ जाओ पित्त, कौन सा पित्त है?
अवैकारिक पित्त है, प्राकृतिक पित्त है। दर्शनम पहले क्या है, पित्त अगर सही होगा तो दिखाई देगा, तो दर्शनम, फिर पक्ति, पक्ति मतलब पाचन, सब ब्रेकेट लगाना है तीनों श्लोक। तो दर्शनम पक्ति उष्मा, शरीर की उष्मा, शरीर में टेम्परेचर होना, प्रॉपर टेम्परेचर होना, किसका, प्राकृत पित्त का। शुद्ध, भूख लग जाना, प्यास लग जाना, शुद्ध तृष्णा, देह मार्दव, ब्रेकेट लगाना। देह मार्दव किसका लक्षण है, पित्त का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में मृदुता लाना या कोमलता लाना, फिर प्रभा, शरीर की चमक, प्रसाद, कुछ लोगों की चमक ही चली गई स्ट्रेस के चक्कर में, तो प्रभा, प्रसाद, यहाँ प्रसाद का मतलब क्या है, अग्नि से उत्पन्न प्रसाद। कौन सा प्रसाद, या फिर मन का प्रसाद, दोनों समझ सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर है प्रसादो, प्रभा प्रसादो मेधा, मेधा मतलब बुद्धि। अच्छा, मेधा किसका लक्षण है, पित्त का, और धृति किसका लक्षण है, कफ का, याद रखना, मेधा पित्त का, धृति कफ का। मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। अब आ जाओ प्राकृतिक कफ का कार्य, 51, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेहो बंध, शरीर का बंधन या शरीर में कॉम्पैक्टनेस, किसकी वजह से, कफ की वजह से। तो या फिर संधियों का बंधन भी समझ सकते हो कि संधियां आपस में जुड़ी हुई है कफ की वजह से। तो स्नेहो बंध, स्थिरत्व, शरीर में स्थिरता, च गौरवम, शरीर में गुरुता, भारीपन। यहाँ गौरव का मतलब क्या है, शरीर का वेट, शरीर का वजन। यहाँ गुरुता का मतलब क्या है, हमारे शरीर में भारीपन, मतलब हमारे शरीर का वेट, वो गुरुता है। भ्रष्टा, अच्छा भ्रष्टा और कहाँ आया, भ्रष्टा क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, किसके लिए आया, भ्रष्टा क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम कफ के लिए भी आया था बात कला गले में, यहाँ भी कफ के लिए आया। आगे निद्रा, और निद्रा और कफ का रिलेशन पता है ना आपको, निद्रा में दोष क्या है, कफ है, तो उस कफ की वजह से निद्रा आती है, वो भ्रष्टा में। और शरीर का बल, शरीर के बल में क्या कारण है, कफ, क्षमा, अरे यार जाने दो, कफ वाला क्या बोला है, किसी का बुरा नहीं मानता हूँ, बिल्कुल एकदम साइलेंट बंदा होता है, चलो मस्त रहता है, किसी को ऐसे नहीं होता है चलो इसको आज तो देख लूंगा, ऐसे ऐसे नहीं बोलता वो, चल जाने दो माफ किया। तो क्षमा, धृति, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी होती है उसके अंदर, वो कोई भी चीज याद कर लेता है ना एक बार, कब प्रकृति वाला कोई भी चीज याद कर लेता है ना एक बार, जिंदगी में नहीं भूलता वो। और बात प्रकृति वाला, आज याद किया तो शाम को भूल सकता है, कोई गारंटी नहीं है वो रात तक याद रहेगा उसको, या फिर कल तक भूल जाएगा वो। बात प्रकृति वाले सब रट लेते हैं एग्जाम से पहले, और एग्जाम में लिख के भी आ जाते हैं, और फिर एग्जाम बाद अरे यार क्या था यार, साफ, एग्जाम के 1 महीने बाद तो उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ क्या पढ़ा उन्होंने। और कब प्रकृति वालों के साथ क्या होता है, वो एक लाइन को 10 बार पढ़ते हैं, उनको याद ही नहीं होती वो लाइन, बड़ी मुश्किल से याद होती है, पढ़ते रहेंगे याद नहीं हो रही है, फिर उसको आज पढ़ा परसों पढ़ा 10 दिन बाद पढ़ा, फिर उनको वो याद हो जाएगी, परमानेंट याद हो जाएगी, वो बोलेंगे अब लफड़ा ही खत्म साहब, है ना, एक बार याद फिर खत्म। तो ऐसे होता है, और बड़ा खतरनाक होता है। तो इसीलिए पित्त प्रकृति वाला तुरंत याद कर लेता है, लंबे टाइम तक याद रखता है, पित्त प्रकृति वाले में दोनों लक्षण आते हैं, वो धारण भी कर लेता है और ग्रहण भी कर लेता है, इसलिए मेधावी पित्तज। अलोभच, किस चीज का लालच नहीं, मस्त, कोई ज्यादा नीड नहीं होती उसको, चल रहा है उसका काम में खर्चा चल रहा है। कफ कर्मा विकारजम, ये प्राकृतिक कफ के या अविकृत कफ के लक्षण है। अब आ जाओ देखो क्षीण दोषों का संक्षेप में लक्षण। अच्छा शरीर में दोष क्षीण हो गए, क्या होगा, दोषों के लक्षण कब आएंगे, दिखा है, वात पित्ते कफे च एव क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मणाम प्राकृत वात प्राकृताद विनिवर्त विनिवृत्ति, ठीक है ना, सॉरी हानि, प्राकृताद हानि वृत्ति क्या है, तो प्राकृत कर्मों की हानि होना या उनकी वृद्धि हो जाना, इसका लक्षण है, अरे वृद्धि या क्षय का लक्षण है। तो प्राकृतिक कर्मों में क्षय हो जाना क्या है, दोषों के क्षय का लक्षण है। और निवृत्ति व अपि विरोधिनम, तो देखो क्या लिखा है, दोषों के स्वाभाविक रूप से जो कार्य बताएगा उनमें से न्यूनता होना, स्वाभाविक जो कर्म बताए जैसे ये फंक्शन बताए स्नेहो बंधन स्थिरत्व गोर्धन प्रशिलाबलम उच्छ्वास, अगर ये ये फंक्शन कम हो गई तो इसका मतलब क्या, वो दोष क्षय हो गया, ठीक है ना। फिर क्या बढ़ रहा है,
और विरोधी कार्य की अधिकता होना, मतलब दोष के जो फंक्शन है उसके अपोजिट जो फंक्शन है उनके फंक्शन बढ़ जाएंगे, समझ गए। विरोधी कार्य में अधिकता होना बातचीत कब के क्षीण होने के लक्षण है, ठीक है। अब अच्छा, दोषों की वृद्धि के लक्षण, दोष बढ़ जाएंगे शरीर में, तो कैसे लक्षण आएंगे देखो लिखा फोड़। दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षण दोषाणाम प्रकृति हानि वृद्धि ए परीक्षते, तो लिखा दोषों के स्वाभाविक कार्यों में अधिकता होना, मतलब दोषों के जो नॉर्मल फंक्शन थे वो बढ़ गए, शरीर में बड़े हुए फंक्शन आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है निश्चित रूप से, जैसे मैं बता दूं, मैंने एक उदाहरण दिया था ना उस दिन कि 2 घंटे में बीपी सही हो जाता है, बोला था ना मैंने कि 2 से 3 घंटे में बीपी नॉर्मल आ जाता है। अगर किसी का बीपी उस हेतु की वजह से बढ़ा हुआ है, तो वो हेतु क्या है, वात। अगर वात का चल गुण, वात का अगर चल गुण बढ़ा हुआ है उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, वहां पर आपको चल गुण को रोकना है। वात का चल गुण सही करते ही आपका बीपी सही हो जाएगा, किसी भी पेशेंट का बीपी सही हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। इसीलिए लिखा है कि दोषों की स्वाभाविक कार्यों में विशेषता होना निश्चित रूप से दोषों की वृद्धि का लक्षण है। इस प्रकार दोषों का प्राकृतिक अवस्था में रहना, दोषों का क्षीण होना और दोषों की वृद्धि होना, तीनों परीक्षा की जाती है, इसीलिए वहां पर प्रकृति का पता होना चाहिए। अब आ जाओ श्लोक नंबर 55 लास्ट 55। देखो 55 क्या है, संख्या निमित रूपाणी श्रोता ये पढ़ लेना। देखो लिखा विधि भेद विकाराणाम, विधि भेद से व्याधियों के नाम। फिर त्रिविध बोध संग्रह क्या है, किसके लिए कहा है त्रिविध बोध संग्रह, प्रकृति तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान विशेष, क्या है विकार की प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान, ये तीन चीजें क्या कहलाती है, त्रिविध बोध संग्रह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा, आ चुका है वैसे पर आपके टेस्ट में भी आएगा। चलो हो गया ना चैप्टर आज, अब जाओ मजे करो, हैं नहीं करना है मजे, केवल ये यूजी वाले नहीं वाले थोड़े मजे करेंगे, बाकी जो इंटर्न में है उसको मजे भूल जाओ एक साल। और जिसकी इंटर्न हो चुकी है वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचे कि मजे क्या होते हैं, क्योंकि उसका तो अब गया एक साल।